तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रिजवाला एजुकेशन स्टडी चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है दोस्तों। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरा चैप्टर समझने के लिए आप उन पार्ट्स को जरूर देखें, और अगर आपको यही टॉपिक समझना है तो ये पार्ट आपके लिए काफी रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं जहां से हमें टॉपिक को लीव किया था लास्ट टाइम। आज हमें पढ़ना है इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक बीकर में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, इसकी यहाँ सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आसपास से हीट एनर्जी को गेन करेंगे और एटमॉस्फेयर में जाते रहेंगे धीरे धीरे। यानी पहले तो इस सरफेस के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे, फिर इससे नीचे वाली सरफेस के पार्टिकल्स हीट गेन करेंगे, वो जाएंगे, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली। इवेपोरेशन प्रोसेस एक सरफेस फिनोमिनन है दोस्तों। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल हीट लेके और बाहर एटमॉस्फेयर में एस्केप करते रहते हैं। पूरे लिक्विड में हीटिंग नहीं होती अक्सर इवेपोरेशन प्रोसेस में। इवेपोरेशन की एक खास बात और है दोस्तों, इवेपोरेशन प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होती है। फॉर एग्जांपल फर्श पे गिरा हुआ पानी अपने आप ही गायब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्या हमने वहां पे उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया था? नहीं किया था, फिर भी वो रूम टेम्परेचर पे ही अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। इस प्रोसेस को दोस्तों इवेपोरेशन कहा जाता है। जो पार्टिकल्स के मैटर हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, वो लगातार काइनेटिक एनर्जी गेन करते रहते हैं। लिक्विड के जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो लगातार काइनेटिक एनर्जी को गेन करके ऊपर जाते रहते हैं। तो दोस्तों इवेपोरेशन और बॉइलिंग को जब हम कंपेयर करें, जब हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहली बात तो इवेपोरेशन प्रोसेस में रूम टेम्परेचर पे होती है इवेपोरेशन प्रोसेस, जबकि बॉइलिंग जो है, वेपोराइजेशन जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। ये रूम टेम्परेचर पे होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होती है दोस्तों। इवेपोरेशन प्रोसेस का कूलिंग इफेक्ट होता है, जहां पे भी इवेपोरेशन होगी आसपास ठंडक छोड़ के जाएगी। बॉइलिंग का कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी कूलिंग इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, यानी सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स हीट होते हैं, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है दोस्तों। पूरा का पूरा लिक्विड हीट अप होगा दोस्तों, इट इज अ बल्क फिनोमिनन। बल्क फिनोमिनन का मतलब देखिए लिक्विड कैसे हीट अप होगा। बॉइलिंग की बात कर रहा हूं मैं, इवेपोरेशन की नहीं, बॉइलिंग की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपने यहां पे बर्नर लगा रखा है, तो पहले इस बर्नर के नजदीक वाले यहां वाले जो पार्टिकल्स हैं, यहां वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये हीट अप होंगे, ये हीट होके ऊपर जाएंगे और साइड वाले ठंडे पार्टिकल्स इसकी जगह आ जाएंगे। फिर वो हीट होंगे, वो ऊपर जाएंगे, दूसरे पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। पूरा का पूरा जो मैटर है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पानी एक साथ हीट अप होगा, इसीलिए बॉइलिंग को बल्क फिनोमिनन भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। जो मैंने आपको समझाया है यही आपको पेपर में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 डिफरेंसेस कर लिए बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। एक डिफरेंस और आप लिख सकते हैं, बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग करने के लिए हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है, बर्नर से या किसी और चीज से। इवेपोरेशन करने के लिए आसपास, आपके आसपास के माहौल में जो हीट मौजूद है वही काफी है इवेपोरेशन प्रोसेस को करवाने के लिए। आगे आता दोस्तों, इवेपोरेशन किन किन फैक्टर से घटती या बढ़ती है। इवेपोरेशन को 4 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं दोस्तों। पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, पार्टिकल्स के पास स्पेस उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक गिलास में रखा हुआ पानी उतना जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा जितनी जल्दी एक बड़ी कटोरी में, एक बड़े कटोरे में रखा हुआ पानी इवेपोरेट होगा, क्योंकि बड़े कटोरे में जब मैंने पानी डाला है तो उसका सरफेस बड़ा है, गिलास में रखे हुए पानी का सरफेस काफी छोटा है। दूसरा दोस्तों, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जिस दिन धूप होती है उस दिन धूप में डले हुए कपड़े जल्दी सूखते हैं, बजाय कि धूप ना होने वाले दिन पे। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। आसपास के एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स जितने ज्यादा होंगे इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी दोस्तों। इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के साथ डिक्रीज करेगी, ध्यान रखिए आप इस बात का। फॉर एग्जांपल बारिश वाले दिन, बारिशों के मौसम में, मॉनसून टाइम पे कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स की अमाउंट काफी ज्यादा होती है। इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी, हवा जितनी ज्यादा तेज चल रही होगी, वाटर वेपर्स उतनी ही जल्दी उड़ेंगे और इवेपोरेशन का रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि विंड स्पीड, बहती हुई तेज हवा
वाटर वेपर्स को जल्दी सरफेस छोड़ के एटमॉस्फेयर में लीक करने में हेल्प करेंगे। तो ये दोस्तों यहां तक था आपका 4 फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्पीड। आगे आता दोस्तों, इवेपोरेशन जहां भी होती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूं। इवेपोरेशन जहां भी होगी वहां पे कूलिंग जरूर होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब इवेपोरेशन होती है तो वो लिक्विड अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए लिक्विड क्या करता है? एटमॉस्फेयर की एनर्जी को खींचता है। दोबारा देखिए दोस्तों, दोबारा सुनिए। मान लीजिए एक लिक्विड रखा हुआ है, वो लिक्विड के पार्टिकल जब इवेपोरेट होंगे तो वो हीट एनर्जी का यूज करेंगे, सीधी सी बात है। गर्म होंगे वो हीट एनर्जी का यूज करेंगे। अब लिक्विड, वो जो बचा हुआ लिक्विड है, वो क्या करेगा? जो हीट एनर्जी उसकी निकल गई है वो आसपास के एटमॉस्फेयर में से ले लेंगे और आसपास के एटमॉस्फेयर में से जब हीट एनर्जी निकाली जाएगी तो कौन सा इफेक्ट आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा। जब आप हीट निकाल रहे हैं किसी चीज में से तो कौन सा इफेक्ट आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा, सीधी सी बात। तो ये आएगा आपका इवेपोरेशन कूलिंग क्यों देता है उसका रीजन। अब इसके कुछ डे टू डे लाइफ में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पाम्स पे रखा हुआ पेट्रोल या एसीटोन जब इवेपोरेट होता है तो हमारे पाम्स पे, हमारे हथेलियों पे ठंडक महसूस होती है क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है और इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होता है। लोग अपने घरों की छतों पे और ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जब वो पानी इवेपोरेट होगा, जब भी वो पानी इवेपोरेट होगा तो उस पानी के कूलिंग इफेक्ट की वजह से उनके घरों में ठंडक बनी रहेगी, दुकानों में ठंडक बनी रहेगी। इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट की वजह से हवा ठंडी हो जाएगी और जो हवा उनकी दुकान या घर के अंदर आएगी वो ठंडी होकर आएगी। वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप। एक सॉसर यानी प्लेट में डाली हुई चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, हम आसानी से पी पाते हैं, जबकि कप में डाली हुई चाय को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी हम पी नहीं पाते। इसका रीजन यही है दोस्तों। पहली बात तो सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा और इवेपोरेशन ज्यादा है तो कूलिंग ज्यादा जल्दी होगी एक सोसर में बजाय कि एक कप में। इसीलिए हम कप में आसानी से चाय नहीं पी पाते हैं, सोसर में आसानी से पी पाते हैं। अब आगे आता है दोस्तों कि हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में कॉटन क्लॉथ दोस्तों इसलिए पहनने चाहिए कि गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो कॉटन क्लॉथ्स गीले हो जाते हैं और जब कॉटन क्लॉथ्स के ऊपर का पसीना इवेपोरेट करता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। क्या होता है देखो दोस्तों, जब स्वेटिंग होती है, हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और हमारे कॉटन क्लॉथ भीग जाते हैं तो कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं? इवेपोरेट करवाते हैं उस पानी को। वो पानी इवेपोरेट होता है गर्मी की वजह से, पानी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। अगर हम कॉटन क्लॉथ ना पहन के सिंथेटिक कपड़े पहन लें गर्मियों में तो क्या होगा दोस्तों? इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। सिंथेटिक क्लॉथ्स इवेपोरेशन नहीं होने देते, इवेपोरेशन नहीं होगी तो हमें कूलिंग इफेक्ट भी महसूस नहीं होगा और बॉडी के ऊपर पसीना ज्यादा आने की वजह से हमें अनकंफर्टेबल महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं ठंडे पानी वाले गिलास के आसपास। जब आप किसी ठंडे पानी की बोतल को देखते हैं, किसी ठंडे पानी से भरे हुए गिलास को देखते हैं तो अक्सर आप देखते हैं उसके बाहर पानी जमा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हमारे आसपास के वाटर वेपर्स हैं वो उस पानी की ठंडक की वजह से उसके ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। मान लीजिए ये गिलास है, इसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है। ठंडा पानी क्या करेगा? इसके आसपास की जो हवा है, इस हवा के अंदर वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट है वो ठंडे हो जाएंगे पानी के अंदर की ठंडक की वजह से और ठंडे होके वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे और लिक्विड बन के वो पानी की सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला इसमें एक और आता है अर्दन पोट, यानी मिट्टी के मटके में पानी गर्म क्यों रहता है? मिट्टी के मटके में, एक अर्दन पॉट में मिट्टी के मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? सॉरी मैं गलत बोल गया पिछली बार। अर्दन पॉट में यानी मिट्टी के मटके में पानी ठंडा कैसे रहता है? क्योंकि दोस्तों मिट्टी के मटके में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो बहुत थोड़ा पानी बाहर निकालते रहते हैं। बाहर से पानी इवेपोरेट होता रहता है और जब पानी इवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है और जब कूलिंग इफेक्ट होता है तो मटके के अंदर का पानी ठंडा बना रहता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और आता है डेजर्ट कूलर जो होता है। डेजर्ट कूलर का मतलब पानी वाला कूलर, जिस पानी कूलर में हम पानी भरते हैं।
डेजर्ट कूलर की दोस्तों एक खास बात होती है कि डेजर्ट कूलर जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज्यादा ठंडी हवा फेंकता है। आप लोगों को शायद इस बात का पता होगा, पानी वाला कूलर जो होता है, डेजर्ट कूलर जो होता है, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उसके अंदर से उतनी ही ठंडी हवा निकलती है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि अगर गर्मी ज्यादा होगी तो डेजर्ट कूलर के अंदर चलाया गया पानी भी ज्यादा इवेपोरेट करेगा, जल्दी इवेपोरेट करेगा। और अगर उसके अंदर इवेपोरेशन होगी तो हवा ठंडी होगी, कूलिंग इफेक्ट की वजह से हवा ठंडी होगी और वो उतनी ही ज्यादा ठंडी हवा हमें देगा। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, डेजर्ट कूलर वाला, जब गर्मी ज्यादा होगी तो डेजर्ट कूलर के अंदर उसके फूस में, उसके पैड्स में, स्ट्रॉ पैड्स में, जो फूस लगाते हैं ना डेजर्ट कूलर में, स्ट्रॉ पैड्स लगाते हैं, उनके ऊपर जो पानी होता है वो ज्यादा इवेपोरेट होगा अगर गर्मी ज्यादा होगी तो। और ज्यादा इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ठंडी हवा भी हमारे कमरे में भेजता रहेगा। आगे है दोस्तों, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है, लेकिन 2 और होती हैं। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स में से पढ़ सकते हैं। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बोस जो है, ये सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, और आइंस्टीन को आप लोगों ने सुना ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे रखा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का लास्ट